नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो घोषणा करी गई है कि सामने वाला जितना टैक्स हमारे सामान पर लगा रहा है उतना ही टैक्स हम हमारे देश में आने वाले सामान के ऊपर लगाएंगे। पार्टिकुलरली इसका मुख्य उद्देश्य था चाइना को टारगेट करना, लेकिन किसी एक देश को टारगेटेड नहीं किया जा सकता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे देशों को इसमें शामिल करके ये वाला तीर चलाया था। लेकिन हाल फिलहाल में वहाँ के कोर्ट का एक जजमेंट आया है। ये जजमेंट किसी को प्रभावित करे या फिर मत करे, डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी को हिला देने वाला यह जजमेंट आया है। कोर्ट ने बोला है कि आपने अपनी पावर का मिसयूज़ किया है। आप ये सोच रहे हो कि इमरजेंसी के टाइम इमरजेंसी का बहाना लेकर के कोई भी कदम उठा लोगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आपने इमरजेंसी के नाम पर ये जो कदम उठाए थे, अपनी पावर का मिसयूज़ किए थे, वो गलत है। अब इस फैसले को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और यदि सुप्रीम कोर्ट कहना चाहिए इसके ऊपर मुहर लगा देता है तो जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप को अपना जो डिसीजन है उसे वापस लेना पड़ेगा। एक बात आप ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि जब से सेकंड टर्म संभाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसी समय से आप देखेंगे ना, मेरे को तो ऐसा लगता है कि उसको डोनाल्ड ट्रंप नहीं चला रहा है, मतलब अमेरिका को कोई बिजनेसमैन चला रहा है, कोई बनिया चला रहा है। ठीक उसी प्रकार के डिसीजन इस बार लिए जा रहे हैं एकदम बेधड़क तरीके से। अमेरिका की एक अदालत ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को जो डिसीजन लिया था कि कनाडा, मैक्सिको और चाइना पर 1977 के आपातकालीन आर्थिक सख्ती के, जिसको शॉर्टकट में IEEPA बोला जाता है, इस पावर का इस्तेमाल करके आपने जो टैक्स लगाए थे ये इनकी अधिकार के क्षेत्र से बाहर है। अदालत ने बोला है कि ट्रंप ने उस कानून का मिसयूज़ किया है और ये जो टैरिफ आप लगाए हो ना, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये हो गई है, कोर्ट ने डिसीजन दिया था, लेकिन इसके तुरंत बाद कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर फेडरल सर्किट ने ट्रंप को टेम्पररी रूप से टैरिफ वसूलने की अनुमति दी है कि अभी एक काम करो, जब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलता है ना, तब तक आप अपनी जेब भरते रहो। ट्रंप की इस पर प्रतिक्रिया क्या आई है? ट्रंप का कहना है कि मेरे को कोई ये नहीं बता सकता है कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत का जो डिसीजन है पूरी तरह से गलत है और पॉलिटिक्स वाला है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस देश विरोधी निर्णय को तुरंत खारिज कर देगा, पलट देगा। बात करते हैं कि 1977 का कानून क्या कहता है अमेरिका का। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट एक कानून है जो कि राष्ट्रपति को नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में कुछ इकोनॉमिक कदम उठाने का अधिकार देता है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं। जैसे कि राष्ट्रपति तभी इस कानून का यूज़ कर सकते हैं जब कोई असामान्य और असाधारण खतरा मंडलाने लग जाए, मतलब अनयूजुअल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रेट्स दिखाई दे, जिसको आप कह सको कि नेशनल इमरजेंसी आ गई है इकोनॉमी में। पूरे मामले की हम बात कर लेते हैं। हाल फिलहाल में देखा जाए, जब से टैरिफ लगाने की बात आई थी तब से न्यूयॉर्क, मैक्सिको एंड एरिजोना जैसे जो लगभग राज्य हैं और छोटे व्यवसायियों ने अदालत में याचिका दायर कर दी। उनका कहना है ये जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं ना, इन टैरिफ का खर्च राज्यों के ऊपर पड़ रहा है। टैरिफ लगाने का कारण ड्रग कार्टेल पर निशाना साधना बताया गया था, जबकि टैरिफ उस दिशा में कोई असर नहीं डाला है या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग को वो नहीं रोक पाया है। क्वेश्चन उठता है कि क्या राष्ट्रपति के पास में आपातकालीन आर्थिक मामलों में इतनी ज़्यादा पावर है कि वे किसी भी देश पर अनिश्चितकालीन टैरिफ लगा सकते हैं? तो अदालत ने बोला है बिल्कुल गलत है ये बात। US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने क्या बोला है? ये एक विशेष अदालत होती है जो कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़े मामलों की सुनवाई करती है।
इसकी शुरुआत 1890 में हुई थी और 1980 के कस्टम कोड्स के एक्ट के अंतर्गत इसको स्पेशल पावर दे दी गई है। इसमें 9 न्यायाधीश बैठते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और यह जिंदगी भर इस पद पर बने रहते हैं। अदालत ने क्या फैसला दिया है इसकी चर्चा यहाँ पर हम करते हैं। अदालत ने बोला है कि जो IEEPA कानून है, राष्ट्रपति को ऐसा अनलिमिटेड पावर नहीं दे रहा है कि वे किसी भी देश पर किसी भी समय टैरिफ लगा दें। ट्रंप ने लिबरेशन डे पर दिए गए टैरिफ को इनवैलिड करार दिया है। ठीक है, मतलब अदालत ने लिबरेशन डे के मौके पर ट्रंप ने जो टैक्स लगाया था ना, उसको इनवैलिड करार दिया है, क्योंकि वे उन थ्रेड से जुड़े नहीं हैं जिस हिसाब से आप बात कर रहे थे। 2 अप्रैल को ट्रंप ने 2 टैरिफ लगाए थे। पहली बात 10% बेसलाइन वाला, मतलब ये सब देश के ऊपर एक सा था, और दूसरा था रिटाइलेटरी, मतलब जवाब के तौर पर स्पेशल देशों के ऊपर जिनके ऊपर बुरी नज़र है अमेरिका की। ट्रंप का कहना है कि ये अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी के लिए खतरा था। अदालत ने बोला है कि ट्रंप का ये खतरा तर्क कि टैरिफ लगाने का तरीका कानूनी दायरे से बाहर है। अब बात कर लेते हैं ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 क्या बोलती है। ये राष्ट्रपति को लिमिटेड टैरिफ लगाने की अनुमति दे रहा है, लेकिन कब? जब देश को गंभीर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट जैसी समस्या का सामना करना पड़ जाए, मतलब आपके पास डॉलर ही ना बचे। इसका मतलब ये हो गया है कि राष्ट्रपति बिना किसी शर्त के टैरिफ नहीं लगा सकते हैं, कोई बहाना बना करके काम नहीं होने वाला है। फ्यूचर की यदि हम बात करें कि आने वाले टाइम में क्या चीज़ हो सकता है, अदालत ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को 10 दिनों के भीतर बोला है कि आप नया आदेश जारी करो। ये फैसला सिर्फ उन्हीं टैरिफों पर लागू होगा जो IEEPA के अंतर्गत लगाए गए थे। अन्य टैरिफ जैसे कि स्टील और एल्यूमिनियम पर जो कि कानूनों के हिसाब से लगे हैं ना, वो प्रभावित नहीं होंगे, वो जैसे के वैसे बने ही रहेंगे। अब जैसे कि सरकार जाहिर सी बात है इस बात से चिढ़ गई है, बोला है जिनको जनता ने नहीं चुनी है ऐसे न्यायाधीश तय नहीं कर सकते हैं कि नेशनल इमरजेंसी का समाधान कैसे करके करना है। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आगे भी ऐसा ही करेंगे। तो फ्यूचर क्या हो सकता है? ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाला है। फिलहाल ट्रंप ने 90 दिनों के लिए जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो रोक दिया है ताकि अन्य देशों से समझौते किए जा सके। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये देशों को डराने धमकाने के लिए ही ये कदम उठाया गया था, ठीक है, ताकि फिर से अमेरिका का दबदबा लोगों के सामने रखा जा सके। अब चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं दोस्तों पहले एडिटोरियल को। ये पार्टिकुलरली फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फाइनेंस कमीशन बनाया गया है इसके ऊपर केंद्र सरकार का कहना चाहिए कोई कंट्रोल नहीं है। हम फाइनेंस कमीशन इस प्रकार से बनाए हैं कि ये फ्री होकर के काम कर सके। इसमें ऐसा है कि ऐसा ना हो कि केंद्र में बीजेपी है, जिस राज्य में बीजेपी नहीं है उन राज्यों को नुकसान पहुंचे, या फिर साउथ वाले राज्यों को कम पैसे दिए जा रहे हैं और ऊपर वाले राज्यों को ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं टैक्स का। टैक्स का वितरण किस प्रकार से होगा, किसको कितना पैसा मिलेगा, ये चीज़ डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन हमारे देश में। मतलब भारत में टोटल जितनी भी कमाई हो रही है टैक्स से, इस टैक्स को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कैसे करके डिवाइड करना है, फिर राज्यों को भी आपस में किस प्रकार से डिवाइड करेंगे टैक्स को, ये चीज़ डिसाइड करी जाती है फाइनेंस कमीशन के माध्यम से। अब ये जो आर्टिकल यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली डिमांड करता है ऐसे राज्यों की जिनसे वादा किया गया था कि हम आपको स्पेशली आपको जो भी नुकसान हो रहा है, जैसे कि जब कोई एक राज्य टूट करके 2 भाग में बढ़ जाता है, इसमें जो पुराना राज्य है उसको नया नुकसान होता है, लेकिन जो नए स्टेट बनते हैं वो अच्छा खासा प्रगति कर लेते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ अभी मध्य प्रदेश से कहीं ज़्यादा आगे निकल चुका है।
लेकिन नुकसान होता तो ज़रूर है, नॉर्थ में भी हुआ है, साउथ में भी, लेकिन साउथ वाले जो राज्य हैं उनको कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ है। समस्या ये है कि आंध्र प्रदेश पैसे की बहुत बड़ी तंगी से जूझ रहा है। क्यों? 2014 में तेलंगाना जब इससे अलग हुआ था ना, तो हैदराबाद तेलंगाना को चला गया, जो कि पैसा कमाने वाला टैक्स का मुख्य सोर्स माना जाता था। उम्मीद ये करी जा रही थी कि फाइनेंस कमीशन मतलब केंद्र सरकार का वो ग्रुप जो राज्यों को पैसा बांटने के नियम बना रहा है, आंध्र प्रदेश की मदद करना चाहिए था। उम्मीद ये थी, मतलब जो स्पेशल स्टेटस का वादा किया गया था ना, वो झूठा वादा था। उदाहरण मान लीजिए कि दो भाइयों ने घर बांट लिया है, बड़े भाई ने बोला कि तुमको गाड़ी मिलेगी, लेकिन बाद में वो इनकार करने लग जाए। तो ऐसा ही हुआ था। 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये चीज़ बोला था, ठीक है, कि भाई तुमको गाड़ी देंगे हम, आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलेगा, और स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलते ही पैसा ज़्यादा मिलेगा उसको। लेकिन कानून में, किताब में ये चीज़ लिखा ही नहीं जाता है। अड़चन अब ये हो गई कि मनमोहन सिंह चले गए, नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई, और प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि ये काम ख़त्म, सब पुराना जो झंझट कंझट था वो सब हम ख़त्म कर दिए हैं। अब एक बात ये बोली जाती है, क्या बोली जाती है, कि भाई आपको लग रहा है कि आपको नुकसान हो रहा है, तो आप फ्री फोकट की योजनाएं क्यों चला रहे हैं, उनको आप बंद कर दीजिए। खाली खजाना और मुफ्त सुविधाओं का दबाव। कोई परिवार लोन लेकर शादी ब्याह में फिजूल खर्च कर दे, फिर ईएमआई भरने के उसके पास पैसा नहीं है, तो इसमें सरकार क्या कर लेगी? पिछली सरकार मतलब जगन मोहन रेड्डी ने फ्री बिजली बांटी, पेंशन दिया, इतना ज़्यादा पैसा बहा दिया है कि अब राज्य कर्जा में डूब गया है और नई सरकार के पास चलाने लायक पैसा तक नहीं बचा है। तो केंद्र सरकार की क्या भूमिका हो जाती है? यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में आप देखिए कि मुफ्त सुविधाएं देना राज्य का अपना फैसला है, इसमें केंद्र की कोई गलती नहीं है। लेकिन राज्य के टूटने से जो नुकसान हुआ है, ठीक है, जैसे हैदराबाद के जाने से टैक्स में जो कमी आई है, उसकी भरपाई केंद्र को करनी चाहिए। इसका समाधान क्या क्या हो सकता है? पहले नंबर की बात यह है, स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए। पहले इससे राज्यों को ज़्यादा फायदा मिल जाता था, ज़्यादा पैसा मिल जाता था, लेकिन अब सिर्फ विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन से ही सस्ते लोन मिल पा रहे हैं, जो कि पर्याप्त नहीं किसी भी राज्य के लिए। सेकंड नंबर का ऑप्शन है स्पेशल पैकेज का। एग्जाम्पल के तौर पर उड़ीसा के कोरापुट, बालांगीर, कालाहांडी या फिर बुंदेलखंड को अलग से फंड दिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो स्पेशल पैकेज दिया जा रहा है ना कुछ कुछ जगह में, वो पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड रहता है। जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी पैसा अच्छा खासा मिलते रहेगा, जैसे ही बीजेपी की सरकार गायब होगी पैसा भी गायब होना चालू हो जाता है। मतलब ये पॉलिटिक्स पर सीधे सीधे निर्भर करता है, ये रेगुलर नहीं हो सकता। सबसे अच्छा और सस्ता रास्ता ये है कि फाइनेंस कमीशन एक फार्मूला बना करके लेके आए और उसी फार्मूले के आधार पर आंध्र प्रदेश को स्पेशल हेल्प देने की सिफारिश हो। इसके लिए फार्मूला क्या बनाया जा सकता है? हमारे पास कुछ डेटा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये जितने भी राज्य टूटे हैं ना, और जो नए राज्य बने हैं जैसे कि उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, नए वालों को फ़ायदा होता है जबकि पुराने राज्यों को नुकसान होता है। अगर किसी राज्य को 10% से ज़्यादा नुकसान हुआ है तो केंद्र उसे 5 से 10 साल की अवधि तक स्पेशल पैकेज दे सकता है। मतलब इससे ऐसा है कि आंध्र प्रदेश अकेले को फ़ायदा नहीं होगा, जो दूसरे स्टेट हैं उनको भी फ़ायदा मिल जाएगा। वहीं यदि हम इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी की बात करें दोस्तों, फाइनेंस कमीशन की यूपीएससी के एंगल से, तो देखिए फाइनेंस कमीशन को हिंदी में बोलते हैं वित्त आयोग। इसका उल्लेख कहना चाहिए संविधान में किस प्रकार से किया गया है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था मानी जाती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है। इसका मुख्य काम है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में टैक्स की कमाई का बंटवारा तय करना, टैक्स रिवेन्यू
को डिवाइड करना केंद्र और राज्य के बीच में। अब इसका गठन हर 5 साल में किया जाता है, मतलब हर 5 साल में नया वित्त आयोग बनाया जाता है। इसके महत्व की बात करें तो ये फिजिकल फेडरलिज्म को मजबूत करता है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को कम करता है एंड इफ़ेक्टिव गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। मतलब जैसे कि राज्यों के पास काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में फंड हो, ये चीज़ भी फाइनेंस कमीशन अपने माइंड में रखता है। संरचना की यदि हम बात करें तो सबसे ऊपर बैठता है चेयरमैन, पार्टिकुलरली ये फाइनेंस या फिर इकोनॉमी का विशेष नॉलेज रखता है। फिर इसमें 4 मेंबर्स रहते हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट लोग, इसके अलावा वित्त से रिलेटेड जिनको नॉलेज है उनको, या फिर जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव है वो लोग। गठन की जब बात करते हैं तो भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा हर 5 साल में इसकी नियुक्ति करी जाती है। अब बात यदि हम कर लें दोस्तों 16वें नंबर के फाइनेंस कमीशन की, अभी हाल ही में गठित हुआ है 2023-24 में। इसका कार्यकाल है 2026 से 2031 की अवधि के लिए राजस्व बंटवारे का फार्मूला तय करना। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए यूपीएससी के एंगल से, पार्टिकुलरली जब हम इकोनॉमी को पढ़ते हैं ना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है आर्टिकल 280। इसी के अंतर्गत कहना चाहिए फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है और पैसे का बंटवारा किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस सेकंड वाले एडिटोरियल को, जो कि पार्टिकुलरली हमारा जो प्रारंभिक एजुकेशन है, जिसको आप बोल सकते हैं आंगनवाड़ी का एजुकेशन, इसमें रिफॉर्म्स की बात करता है। ठीक है, शुरुआत करी जाती है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर जेम्स हैकमैन की बात से। उन्होंने बोला था कि कुछ बच्चे एकदम बढ़िया माहौल में, वातावरण में जन्म लेते हैं, अच्छा खासा खाते पीते हैं और पढ़ाई में भी अच्छे खासे वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है, जबकि कई सारे बच्चे हैं जिनके साथ में, ज़्यादातर के साथ में विपरीत परिस्थिति है। इसी से तो ज़िंदगी भर वो ऊपर रह जाएंगी और ये बच्चे नीचे रह जाएंगे। ऐसा क्या चीज़ है और क्या इसको हम सुधार सकते हैं? भारत में ये जन्म की लॉटरी रोजगार की चुनौतियों में योगदान देना चालू कर देती है। गरीबी में जन्म लेने वाला बच्चा, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो अर्निंग की संभावना, सब में पिछड़ जाता है। हालांकि यूपी के द्वारा 11,000 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षकों की भर्ती की व्यवस्था करी गई है। ठीक है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए एजुकेटर्स की भर्ती करी जाती है। इसके अलावा उड़ीसा की तरफ से लॉन्च किया गया था शिशु वाटिका एंड जादुई पेडी किट्स की शुरुआत करी जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है, तभी तो सरकार को ये कदम उठाना पड़ जा रहा है। तो 2 चीज़ का ध्यान रखना है, यूपी की तरफ से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए स्पेशल टीचर्स की नियुक्ति करी जाती है। उड़ीसा में शिशु वाटिकास एंड जादुई पेडी किट्स प्रोवाइड करी जा रही हैं, जो चीज़ बताती हैं कि कोई ना कोई कमी है, इसलिए हम ये स्कीम लेकर के आए हैं। अब इसके बाद बात करी जाती है हैकमैन कर्व की। हैकमैन कर्व बताता है कि शुरुआती, मतलब जब बच्चे छोटे हैं, इस टाइम में यदि अब हम निवेश कर रहे हैं, $1 भी आप लगाओगे तो 7 गुना फ़ायदा आपको देगा। मतलब $1 भी आप खर्चा करोगे तो 7 से $12 तक का ये रिटर्न दे सकता है। इसलिए शुरुआती जो एजुकेशन है, मतलब कक्षा पहली में जाने के पहले से ही बच्चों के ऊपर हमें पैसा खर्चा करना ज़रूरी हो जाता है। इससे वयस्कता में उच्च आय होगी, घर के स्वामित्व की ओर आपको लेकर के जाएगी। 5 साल की उम्र तक कमाई की कैपेसिटी और लाइफ की क्वालिटी, ये जो रिजल्ट है बिल्कुल क्लियर दिखाई देना चालू हो जाएगा, जिससे प्रारंभिक प्रेरणा और सीखने की आदतों के विकास की ज़रूरत पर बल मिल जाता है। अब हम चर्चा करते हैं इंडिया के अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सिस्टम के बारे में।
ये सिस्टम कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहा है। इसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से दिखाई देता है कि बच्चों को पढ़ाने वाला जो टीचर है वो पर्याप्त टाइम नहीं दे पा रहा है। शिक्षण का समय, इसके अलावा रिसोर्सेस की कमी, मतलब पर्याप्त मात्रा में आंगनवाड़ीज़ को पैसा नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा बच्चों के माँ बाप की सहभागिता, माँ बाप की जो भागीदारी है वो भी नहीं हो पा रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रतिदिन केवल 38 मिनट प्री स्कूल टीचिंग में व्यतीत कर रही हैं, जबकि उनको बोला जा रहा है कि कम से भी कम आप 2 घंटा तो आप बच्चों को पढ़ाइए। केवल 9% पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में समर्पित अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन टीचर हैं। रिजल्ट इसका सीधे सीधे सामने दिखाई देता है। बच्चे अक्सर ज़रूरी स्किल्स के बिना ही औपचारिक शिक्षा शुरू कर देते हैं और कई तो पूरी तरह से जो आंगनवाड़ी की पढ़ाई है ये सारी चीज़ को पूरा स्किप कर देते हैं। अब यदि हमें अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के रिसोर्सेस का ऑप्टिमाइजेशन करना है तो ये हमारे लिए एक चैलेंज बन कर के सामने आ जाता है। इंडियन गवर्नमेंट स्पेंड करती है 1263 करोड़ रुपया पर चाइल्ड सालाना अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर। यदि आप कंपेयर करते हैं 37,000 रुपया पर स्टूडेंट के ऊपर से स्कूल एजुकेशन, मतलब जब बच्चा स्कूल में जा रहा है तो सरकार पर स्टूडेंट के हिसाब से 37,000 रुपया खर्चा कर रही है स्कूल एजुकेशन में, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर मात्र 1263 रुपया खर्च हो रहा है। इसके अलावा देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टीचर्स एंड सुपरवाइजर्स विथ 1 सुपरवाइजर ओवरसीइंग 282 आंगनवाड़ीज। यहाँ पर हम देखते हैं कि 282 आंगनवाड़ीज की सुपरवाइजरी करी जा रही है मात्र एक तो सुपरवाइजर के द्वारा। तो ऐसे में हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट हमारा 1 नंबर होगा। उत्तर प्रदेश लगभग 11,000 शिक्षकों की भर्ती कर रहा है और 50 मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दे रहा है। उड़ीसा 5 से 6 साल की आयु के बच्चों के लिए सभी सरकारी स्कूलों में शिशु वाटिकाएं खोलने की योजना बना, मतलब स्कूल में ही हम शिशु वाटिका खोल देंगे। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में फ़ायदा मिलता रहे, इसके लिए बच्चों के पेरेंट्स की सहभागिता ज़रूरी हो जाती है। ज़्यादातर बच्चों के माँ बाप शिक्षा को महत्व दे तो रहे हैं, लेकिन शुरुआती शिक्षा सीखने में समर्थन के लिए मार्गदर्शन की कमी हो जाती है। अब पेरेंट्स को सरल जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रथाएं हैं, जैसे कि वर्कशीट प्रोवाइड करना या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एक्टिविटीज़ में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना, इस प्रकार के कदम से हम लोग सशक्त बना सकते हैं। मध्य प्रदेश की तरफ से बाल चौपाल प्रोग्राम चलाए गए हैं ताकि इंगेज किया जा सके बच्चों के माँ बाप को डायरेक्टली बच्चों के साथ में, उनकी पढ़ाई के साथ में। इसके अलावा एम्फसाइज किया जाता है प्ले बेस्ड लर्निंग को, खेल खेल में ही बच्चा सीख ले। इसके अलावा विथ वाइड स्प्रेड स्मार्टफोन एक्सेस टूल्स लाइक व्हाट्सएप एंड एडटेक एप्स कैन फर्दर सपोर्ट पेरेंटल इंगेजमेंट। इसके अलावा भी हम चाहते हैं कि और भी ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़े, तो व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाई हो, एडटेक ऐप्स के माध्यम से पढ़ाई यदि होती है तो माँ बाप का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा बच्चों के साथ में। मतलब जैसे कुछ बच्चों शुरू से ही सब कुछ अच्छा रह रहा है, अच्छे घर में जन्म लेते हैं, अच्छी एजुकेशन पाते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, इसको बोलते हैं लॉटरी ऑफ बर्थ। यदि हम इसके डिसवांटेजेस को रिवर्स करना चाहते हैं, इसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगा टारगेटेड फंडिंग का एंड इंक्रीज्ड पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। 2 चीज़, पैसा खर्चा करना पड़ेगा, दूसरा माता पिता का इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है।
2047 तक हम देखेंगे कि 1 बिलियन से भी ज़्यादा जो इंडियंस है विल इंटर द ग्लोबल वर्कफोर्स। आने वाले टाइम पीरियड में लगभग 1 अरब से ज़्यादा भारतीय वैश्विक कार्यबल में एंटर करेंगे। इसीलिए स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, एंड पेरेंट्स को इंगेज करना पड़ेगा। इससे हेल्प मिल जाएगी 200 मिलियन इंडियंस को, ताकि हम जो अर्ली डिसएडवांटेजेस हैं उसको ओवरकम कर सकें और उनको पोजीशनिंग कर सकें एज फ्यूचर लीडर्स एंड कंट्रीब्यूटिंग इंडियाज़ विजन ऑफ बिकमिंग ए विश्व गुरु।